हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में देखेंगे। कैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस चीज में क्या अलाउड होता है, इस सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जैसे कि आपको पता है, इसमें एक एक्सपीरियंस शेयर किया गया है पहेली और बूझों का। उन्होंने जब किसी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया क्लासमेट्स के साथ, जब वो किसी भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट करने गए थे। कुछ और दूसरे लोग थे जिन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना था, लुकचा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना था, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर स्फीयर रिजर्व के बारे में सुना था। ठीक है, अब उनका क्या मतलब था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स बनाने का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का क्या पर्पस होता है। ठीक है, ये हमको जानना है। तो सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और इसके कॉजेस क्या होते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब आप अगर ट्रीज को कट करते हैं तो उसके वजह से फॉरेस्ट जो होता है वो खत्म होता चला जाता है और उसके उसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। देखो, फॉरेस्ट जो होते हैं वहां पे वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं मेन काइंड के सर्वाइवल के लिए। और आज क्या है, मेजर थ्रेट है इनके सर्वाइवल को, क्योंकि ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज अ मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। ये जो प्लांट्स और एनिमल है, इनके सर्वाइवल को जो थ्रेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, किसी भी फॉरेस्ट को क्लियर करके उस लैंड का यूज करना किसी अदर पर्पस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इस केस में ट्रीज को कट किया जाता है। क्यों कट किया जाता है, देखो, या तो आपको वो एरिया प्रोक्योर करना होता है कल्टीवेशन करने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए फॉरेस्ट को कट किया जाता है। दूसरा, या तो आपको वहां पे कोई बिल्डिंग हाउस बनाने या फैक्ट्री बनानी है, उसके लिए कट किया जाता है। तीसरा, आपको वहां पे वुड को, ट्रीज को इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि आपको वुड एज अ फ्यूल चाहिए या फिर आपको फर्नीचर बनाना है। तो इस केस में क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। अब डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। कुछ नेचुरल कॉज क्या हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, फॉरेस्ट फायर लग सकता है या फिर सेवरल सीवियर ड्रॉट्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो रेनफॉल कम होगा, रेनफॉल कम होगा तो ड्रॉट्स आ सकते हैं। क्लियर? अब और क्या क्या कॉज हो सकते हैं आपको क्लासिफाई करना है, नेचुरल कॉज और मैन मेड कॉज। नेचुरल कॉज में क्या हो सकता है, नेचुरल कॉज में तो देखो, अगर वहां पे अर्थक्वेक आ गया तो भी फॉरेस्ट सबमर्ज हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। मैन मेड कॉज में तो हमने देख ही लिया कि फर्नीचर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, लैंड एग्रीकल्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। क्लियर? अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, देखो, डिफॉरेस्टेशन के वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो सकता है अर्थ का, और इंक्रीज हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में। उसके अलावा अगर ट्रीज नहीं होंगे तो रेनफॉल कम होगा, रेनफॉल कम होगा, प्लस जो ट्रीज की रूट होती है उसके थ्रू पानी क्या होता है, नीचे जाता है और वहां से सीपेज होके ग्राउंड वाटर में जाता है। अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो ग्राउंड वाटर लेवल भी इसलिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो एक तरीके से हमारा पूरा का पूरा नेचर का जो बैलेंस होता है ना, उसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, अगर हम ट्रीज को कंटिन्यूअसली ऐसे ही काटते रहेंगे तो रेनफॉल और फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो एकदम कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन दी वन हैंड एंड लेड टू दी फ्लड ऑन दी अदर हैंड। देखो, इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। क्लियर? देखो, डिफॉरेस्टेशन क्यों रेनफॉल कम लेके आता है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो वो कम रेन को अट्रैक्ट करेगा, कम रेन को अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से रेनफॉल कम होगा। और फॉइल देखो, अब देखो, देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड और ड्रॉट। फ्लड और ड्रॉट कैसे इंक्रीज होंगे, देखो, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन जो कुछ अगर थोड़े ही ट्रीज बचेंगे तो वो लेस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। इसके वजह से इसका रिजल्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट रेस को ट्रैप
कर लेती है अर्थ पर। जो भी हीट रेज रिफ्लेक्ट होती है अर्थ से उनको ट्रैप करके रखती है अर्थ में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, और वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी तो रेनफॉल रिड्यूस होगा। इस वजह से हमने बोला कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही क्या होगा, ड्रॉट की कंडीशन आएगी। इस वजह से ड्रॉट की कंडीशन आएगी क्योंकि वाटर साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी तो ड्रॉट्स आ सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन के वजह से चेंज हो सकता है सॉइल की प्रॉपर्टीज में। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सॉइल की वो अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से प्लांटेशन और वेजिटेशन इफेक्ट होगा। अगर आपने 7th क्लास का याद हो तो ट्रीज जो होते हैं वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रीज की जो रूट होती है वो सॉइल को पकड़ के रखती है, तो जब तेज हवा या बारिश आती है तो वो सॉइल को जाने नहीं देती है। लेकिन अगर वहां पे ट्रीज नहीं होंगे तो उसकी रूट जो होती है वो सॉइल को होल्ड नहीं करेगी, और इजीली जो सॉइल की टॉप लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगी, और वो क्या करेगी, हवा के साथ या पानी के साथ बह के चली जाएगी, और बचेगा क्या, नीचे की लोअर हार्ड और रॉकी लेयर बनेगी। ठीक है, और उस लेयर में लेस ह्यूमस होता है और वो लेस फर्टाइल होती है। इस वजह से धीरे धीरे जो फर्टाइल लैंड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ट्रीज जो होते हैं इस वजह से, देखो ट्रीज देखा हमने क्या कर रहे हैं, वाटर साइकिल को इम्बैलेंस कर रहे हैं, सॉइल इरोजन को इम्प्रूव मतलब इंक्रीज कर रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, ड्रॉट्स आ रहे हैं और डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वाटर लैंड होता है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, वो कम हो जाती है, जिसके वजह से मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस। अब इसके वजह से क्या होता है, अगर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, सॉइल नहीं होगा। देखो आपने देखा होगा जहां पे भी सॉइल होती है ना, वहां पे अगर हम 1 गिलास पानी डालेंगे तो थोड़े से एरिया में ही वो पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। वही अगर हम रोड पे 1 गिलास पानी डालेंगे तो हो सकता है आधी से ज्यादा रोड गीली हो जाए। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि अगर सॉइल कम होगी, सॉइल का इरोजन हो जाएगा, तो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और वाटर अगर सॉइल नहीं होगा तो वाटर का मूवमेंट जो होता है नीचे की साइड वो कम हो जाएगा, मतलब ग्राउंड की साइड जो मूवमेंट होता है वाटर का वो कम हो जाएगा, सरफेस पे ही रहेगा। तो इस वजह से फ्लड्स आते हैं। ठीक है, फ्लड्स अगर ज्यादा बारिश होगी तो सॉइल नहीं होगी, सॉइल नहीं होगी तो क्या करेगा, ज्यादा पानी अंदर ग्राउंड में नहीं जाएगा और पूरा ऊपर ही बहता रहेगा। इस वजह से वो फ्लड लाइक कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब अदर इसलिए हमने बोला कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स भी आ सकते हैं। तो दोनों चीज क्लियर हो गई। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ड्रॉट कैसे आ सकते हैं, वाटर साइकिल का डिस्टर्ब होने से, सॉइल इरोजन होने से। ठीक है, और फ्लड्स क्यों आते हैं, सॉइल इरोड हो जाती है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसके वजह से भी क्या आ सकते हैं, फ्लड आ सकते हैं। ठीक है, अदर प्रॉपर्टीज जो जैसे सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेन, सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है जैसे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट में रिच होना, फिर टेक्सचर उसका, ये सब भी चेंज हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से। क्लियर? अब अब देखो क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से, जैसे ट्री मिलते हैं, ट्री से हमको वेजिटेबल्स मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं बहुत सारे मेडिसिन के लिए, फिर पेपर बनाने के लिए पल्प मिलता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो होती है वो हमको फॉरेस्ट से मिलती है। ठीक है, अब एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डिफॉरेस्टेशन। ऑब्वियसली अगर ट्रीज कट जाएंगे, और ट्रीज जो होते हैं, फॉरेस्ट जो होता है वो नेचुरल हैबिटाट होता है एनिमल्स का, अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो जो एनिमल लाइफ है वो तो अफेक्ट होती ही है। ठीक है, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड दी वाइल्ड लाइफ। अब कैसे आप कंजर्व करोगे फॉरेस्ट को, अगर आप फॉरेस्ट को कंजर्व कर पा रहे हो तो ही आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसलिए प्रोफेसर जो अहमद थे उन्होंने बोला कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे को कैसे सेव करते हैं, इसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। देखो अब वो लोग कहाँ गए थे, बायोस्फीयर क्या होता है पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। हमने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, जिसमें लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, और एटमॉस्फेयर होता है एंड बायोस्फीयर होता है। उसमें से बायोस्फीयर जो होता है वो पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो होता है वहाँ पे वेराइटी ऑफ, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स के हो चाहे वो एनिमल्स के हो, और ये इंटर रिलेशन मतलब इनका रिलेशन
इंटर रिलेशंस होते हैं इनके एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स का एक अपना रोल होता है एनवायरनमेंट में, एनिमल्स का अपना रोल होता है, सब इंटर रिलेटेड होते हैं बायोस्फीयर में, ठीक है। अब इसलिए प्रोफेसर अहमद ने ऑर्गेनाइज की एक विजिट कहाँ की, बायोस्फीयर रिजर्व की, पहेली, बूजो और उनके क्लासमेट्स के साथ। अब उन्होंने एक प्लेस सिलेक्ट की जिसका नाम क्या था, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक। यहाँ पे उस वैरायटी के प्लांट्स और क्योंकि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी जो है एक वो हिल स्टेशन है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो वहां पे भी हिमालय पीक पे जैसे फॉरेस्ट प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं वहां पे मिलते हैं, और लोअर वेस्टर्न घाट में भी जैसे प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं वो भी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अहमद बिलीव्स दैट जो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो बहुत यूनिक होती है, और इसलिए उन्होंने माधव जी, कोई वहाँ पे फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, उनको रिक्वेस्ट किया कि वो चिल्ड्रंस को गाइड करें कि बायोस्फीयर रिजर्व का क्या काम होता है, ये कैसे प्रिजर्व करता है, ठीक है। अब ही एक्सप्लेन दैट द प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेचुरल हेरिटेज। हम अगर ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाली जो प्लांट्स और एनिमल को रिजर्व करेंगे, क्योंकि वो हमारे क्या है, नेशनल हेरिटेज है, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, क्लियर। अब उन्होंने बताया माधव जी ने बच्चों को कि ये तो पर्सनल एफर्ट्स के अलावा सोसाइटी के, गवर्नमेंट के भी एफर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे रूल्स बनाती है, मेथड्स लेके आती है, पॉलिसीज लेके आती है, जिससे हम जितने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको कंजर्व कर सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव एरिया होते हैं जहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है, किसका, प्लांट्स का और एनिमल्स का, जो उस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या डिफरेंस होता है इन सब में, ये हम पढ़ेंगे। तो देखो हमारे जो फ्लोरा और फोना, पहली बात तो जिन बच्चों को फ्लोरा और फोना के बारे में नहीं पता है, तो फ्लोरा मतलब क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, फ्लोरल, आपको पता होगा। फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीसीज, और फोना मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है, क्लियर। इसके बाद फ्लोरा एंड फौना को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। यहाँ पे प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग फ्री ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है। यहाँ पे आप प्लांटेशन नहीं कर सकते हो, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, ग्रेजिंग नहीं कर सकते हो एनिमल्स की, हंटिंग नहीं कर सकते हो, पोचिंग नहीं कर सकते हो, ये सब जो होता है वो इन एरियाज में प्रोहिबिटेड होता है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, और जहाँ पे उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वहां पे उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं प्रोवाइड किया जाता। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। दूसरा होता है नेशनल पार्क, area reserved for the wildlife where they can freely use the habitats and natural resources। एक ऐसा एरिया रिजर्व करना वाइल्ड लाइफ के लिए जहाँ पे वो फ्रीली रह सकते हैं, अपने हैबिटेट का यूज कर सकते हैं, और वहाँ पे जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नेशनल पार्क। अब बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, ये लार्ज एरिया होता है प्रोटेक्टेड लैंड का, जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करते हैं, प्लांट्स को भी कंजर्व करते हैं, एनिमल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करते हैं, और जहाँ पे वहाँ पे ट्राइबल्स जो लोग रहते हैं वो उस एरिया के, उसको भी हम कंजर्व करते हैं, इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। समझ में आया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, नेशनल पार्क में उस पर्टिकुलर एरिया को कंजर्व किया जाता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहती है, और उनको फ्रीली उनका हैबिटेट यूज करने का और नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने का राइट होता है। और बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ होता है वहाँ पे प्लांट, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स और ट्राइबल्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है पर्टिकुलर एरिया में, क्लियर। तो ये तीनों होते हैं, तीनों में अलग अलग डिफरेंस होता है, क्लियर। अब ये आपको एक्टिविटी करनी है जिसमें आपके आसपास में नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको उनके नाम बताने हैं, याद करना है या पता करना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में।
देखो, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है कि कंजर्वेशन करना है आपको, किसका? बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वेराइटी ऑफ जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, और ये पर्टिकुलर एरिया में जो पाई जाती है उसको वहां की पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्लियर? अब बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो क्या करते हैं? इस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में और उनके कल्चर को मेंटेन करने में, उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी और उस एरिया के कल्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना उसमें और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं, जैसे पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क भी है, और नेम्ड सतपुरा नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, एक तो बोरी सेंचुरी और एक पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समझ में आया? मतलब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकते हैं। देखो, जैसे ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे नेशनल पार्क बने हो सकते हैं और यहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हो सकते हैं, 2 3 जितनी भी होती हैं। ठीक है, तो एक बड़ा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम करता है। क्लियर? अब जैसे ये पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें देखो ये तवा रिजर्वॉयर है, फिर यहाँ पे ये सतपुरा नेशनल पार्क भी आ गया, फिर ये बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया, ये पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया, ये रही पचमरी सेंचुरी। ठीक है, ये वाली पूरी है। तो ऐसे पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में एक बड़ा एरिया लिया जाता है जिसके अंदर नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं। लिस्ट द फैक्टर डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करते हैं? कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे अगर ह्यूमन के थ्रू डैम वगैरह बनाया गया तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो सकती है। कहीं पे कोई मल्टी वगैरह बनानी है, फ्लैट्स बनाने हैं, तो वहाँ के फॉरेस्ट को कट किया जाता है, तो उसके वजह से भी बायोडाइवर्सिटी क्या हो सकती है? डिस्टर्ब होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फ्लोरा एंड फोना। तो मैंने फ्लोरा आपको बताया प्लांट स्पीसीज, फोना मतलब एनिमल स्पीसीज। ठीक है, जैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व में वो लोग अंदर गए तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यहाँ पे ग्रेट वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट है, मतलब ग्रीनरी दिखेगी, आप फॉरेस्ट में अंदर जाएंगे तो वैसे ही टॉल टीक ट्रीज देखने को मिले, फिर एनिमल्स देखने को मिले। पहली तो एक रैबिट जो भाग रहा था उसके कैच करने को के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन अहमद ने उसको रोका कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने ही आप में कंफर्टेबल रहते हैं, अपने हैबिटेट में कंफर्टेबल रहते हैं, वहाँ हैप्पी रहते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं और फोना बोलते हैं। मतलब फ्लोरा फ्लोरा मतलब पर्टिकुलर प्लांट्स उस जो एरिया में पाए जाते हैं उसको वहाँ का फ्लोरा बोलते हैं, और पर्टिकुलर एनिमल्स जो उस एरिया में पाए जाते हैं उसको वहाँ का फौना बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। जैसे कि साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फॉन्स, अर्जुन, ये सब क्या है? यहाँ के फ्लोरा है। पचमरी बायोस्फीयर आर द फ्लोरा, एंड द चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, ये सब एग्जाम्पल है किसके? फौना के ऑफ द पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब है, ये देखिए, ये है, ये है, ये है, ये सब क्या है? एंडेमिक है। कहाँ के? पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के। ये पहला वाला वाइल्ड डॉग था, दूसरा वाला चीतल था, तीसरा वाला ये वॉल्फ था। ठीक है, चौथा वाला ये लेपर्ड है, पांचवा वाला ये फर्न है, छठवा वाला ये जामुन ट्री है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? फ्लोरा एंड फोना है पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व की। अब एंडेमिक स्पीस क्या होती है? कोई पर्टिकुलर स्पीस जो है वो उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाती, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कि चिल्ड्रंस ने क्या देखा? एक बहुत बड़ी स्क्विरल देखी जिसकी बहुत फ्लफी टेल थी। लोग दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। लोग बहुत बच्चे जो थे वो जानना चाहते थे कि ये क्या है, ऐसी ऐसी स्क्विरल तो हमने नहीं देखी। तो माधव जी ने बताया कि ये एक जाइंट स्क्विरल है और ये एंडेमिक है इस एरिया की, मतलब सिर्फ ये यहीं पाई जाती है, इसके अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्पीसीज जो पर्टिकुलर उसी एरिया में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, और नेचुरली ये कहीं और नहीं पाई जाती है। अगर हम इनको यहाँ से पकड़ के एक आध को वहां दे किसी नेशनल पार्क में तो वो मिल सकती, लेकिन नेचुरली वहां पे नहीं पाई जाती है। ठीक है,
अब ये एंडेमिक टू अ जोन, पर्टिकुलर जोन के लिए एंडेमिक हो सकती है, पर्टिकुलर स्टेट में एंडेमिक हो सकती है, पर्टिकुलर कंट्री में। जैसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ हमारी कंट्री में ही मिलते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं सिर्फ हमारे स्टेट में मिलेंगे, कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, तो वो पर्टिकुलर एरिया के लिए एंडेमिक होती है। जैसे माधव जी ने बताया कि साल और वाइल्ड मैंगो जो है वो दो एग्जाम्पल्स हैं किसके, एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमरी बायोस्फीयर। मतलब कि जो साल और मैंगो के ट्री हैं वो यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो यहाँ के एंडेमिक हैं, ठीक है। उसके अलावा बिसन, इंडियन जाइंट स्क्वेरल और फ्लाइंग स्क्वेरल, ये एंडेमिक फोना है इस एरिया के, ठीक है। अब अहमद ने एक्सप्लेन किया कि जो डिस्ट्रक्शन होता है ऑफ देयर हैबिटेट, वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज। देखो क्या होता है, अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कैसे, एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है तो उनके नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर नई स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया उनके नेचुरल हैबिटेट में, जिसकी वजह से जो एंडेमिक स्पीसीज है वो एंडेंजर हो जाती है, उसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो खत्म हो जाता है। देखो ये रही जायंट स्क्वेरल, इसकी जो टेल होती है ना वो काफी फ्लफी और काफी लंबी होती है एज कम्पेयर टू बाकी स्क्वेरल के। ये वाइल्ड मैंगो ट्री है, ठीक है, ये ऐसा मैंगो ट्री से पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही आपको देखने को मिलता है। स्पीसीज मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती है एक पर्टिकुलर स्पीसीज की, पर्टिकुलर एनिमल की, जो इंटरब्रीडिंग करने में केपेबल होती है। जैसे मान लो लायन जो होते हैं वो लायंस के साथ ही इंटरब्रीडिंग करेंगे ना, जैसे ह्यूमंस के साथ ही इंटरब्रीडिंग करते हैं, किसी और एनिमल के साथ नहीं कर सकते। रैबिट रैबिट के साथ ही इंटरब्रीडिंग करेगा, कैट कैट के साथ ही इंटरब्रीडिंग करेगी। तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जहाँ जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को, ठीक है। मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज अकेले ही कर सकते हैं, नॉट विद द मेंबर ऑफ द अदर स्पीसीज के साथ नहीं करते हैं, अपनी ही स्पीसीज के मेंबर के साथ बोलते हैं, और उनका कॉमन कैरेक्टर होता है। जैसे फ्लाइंग स्क्वेरल है तो वो अपनी ही स्पीसीज के साथ क्या करेगी, मिलकर रिप्रोड्यूस करेगी, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो उसी की तरह दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि फ्लाइंग स्क्वेरल है तो उसका जो स्पीसीज है वो लाइन की तरह दिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्लियर। तो एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो उसी एरिया में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देख लिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो अब वो जैसे ही आगे बढ़े बायोस्फीयर रिजर्व में, तो उन्होंने एक बोर्ड देखा पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ये क्यों होता है, तो उन्होंने बोला, प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स को यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया जाता है और यहाँ पे पनिशेबल होता है लॉ के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी भी एनिमल को कैप्चर कर लेते हैं या आप उसको मार देते हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो रिजर्व फॉरेस्ट की तरह होती है, जहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है लिविंग कंडीशन ऑफ द वाइल्ड एनिमल। उस कंडीशन में जो वाइल्ड एनिमल रहता है उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। और ही ऑल्सो टेल्स दैट द पीपल लिविंग इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर अलाउड। क्या क्या करने के लिए अलाउड है, जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास में रहते हैं वहां पे लोगों को क्या क्या करना अलाउड है। कुछ सर्टेन एक्टिविटीज वो लोग कर सकते हैं, जैसे ग्रेजिंग कर सकते हैं अपने लाइव स्टॉक की, कलेक्ट कर सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स को और फायरवुड को, ठीक है। लेकिन वो जो पर्टिकुलर एनिमल्स होते हैं उनकी पोचिंग नहीं कर सकते और उनको ना ही किल कर सकते ना हंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वहां पे ग्रेजिंग करना अलाउड होता है और मेडिसिनल प्लांट्स और फायरवुड्स को लेना अलाउड होता है। अब सम ऑफ दीज थ्रेटन्ड वाइल्ड, कुछ थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से, जैसे ब्लैक बक हुआ, व्हाइट आइड बक हुआ, एलिफेंट्स हुआ, गोल्डन कैट हुआ, पिंक हेडेड डक हुआ, फिर घड़ियाल हुआ, मार्स क्रोकोडाइल हुआ, पाइथन हुआ, राइनोसॉर्स हुआ, ये सारे प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व एनिमल्स होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। इंडिया में बहुत सारी यूनिक इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स। इंडिया की जो सेंचुरीज है वहाँ पे यूनिक लैंडस्केप होता है, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, बुशेस होती हैं और डेल्टाज होते हैं बिग रिवर्स के, ठीक है। इट इज पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनक्रोच them and destroy them। इवन जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया होते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि आसपास में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उसमें घुस जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब चिल्ड्रंस को याद आया कि उन्होंने पिछले साल जो है वो जू को विजिट किया था, वहां पे भी तो एनिमल्स थे।
दे रिकॉल दैट जूज आर प्लेसेस वेयर द एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। उन्होंने रिकॉल किया कि जू ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्योंकि जू में क्या होता है, एनिमल्स को क्या करते हैं, पिंजरे में रख देते हैं, ठीक है, वहां पे उनको क्या करते हैं, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, वो कैद हो जाते हैं। जू में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यही डिफरेंस होता है, जू में एनिमल्स को कैद करके रखा जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको खुद का हैबिटेट दे दिया जाता है, वो जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। और जू में क्या होता है, जो उनको खाना दिया जाएगा वही वो खा सकते हैं, वो नहीं, ये सब डिफरेंसेस होते हैं जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। नियर बाय जू में अगर आप गए हो तो वहां पे कौन से एनिमल्स को रखा जाता है, ये आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ कंफर्टेबल रहते हैं, ऑब्वियसली आप कहाँ कंफर्टेबल रहेंगे, अपने घर में या किसी के और के घर में आपको बंद कर दिया जाएगा, वहां आप खुश रहेंगे। ऑब्वियसली हर इंसान अपने नेचुरल हैबिटेट में ही खुश रहता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मतलब उनको एक और चीज दिखा, देखो बायोस्फीयर जो रिजर्व था पचमढ़ी, वहां पे एक नेशनल पार्क भी था जिसका नाम क्या था, सतपुरा नेशनल पार्क था। माधव जी ने बताया ये जो रिजर्व होते हैं यहाँ पे लार्ज और डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ पे पूरे इकोसिस्टम को रिजर्व किया जाता है और डाइवर्स होता है, बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। बहुत सारे फ्लोरा को, फोना को, लैंडस्केप को और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को, उन सबको प्रिजर्व किया जाता है नेशनल पार्क में। सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो पहला रिजर्व फॉरेस्ट है हमारी इंडिया का। यहाँ पे इंडियन टीक मिलता है, फाइनेस्ट इंडियन टीक मिलता है इस फॉरेस्ट में। यहाँ पे मोर देन 100 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। यहाँ पे आपको रॉक शेल्टर्स देखने को मिलेगा सतपुरा नेशनल पार्क में, जहाँ पे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ होती थी, ठीक है। उसके अलावा इसी से हमको आइडिया लगता है कि प्रिमिटिव पीपल की लाइफ कैसी होती थी। रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, टोटल 55 रॉक शेल्टर्स हैं जिसमें, जिसको हमको ने पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स के एनिमल्स के फिगर्स मिले हैं, मैन के फाइटिंग करते हुए, हंटिंग करते हुए, डांसिंग करते हुए, म्यूजिकल प्ले करते हुए पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और बहुत सारी ट्राइबल्स भी हैं, वो अभी भी इस एरिया में रहती हैं। क्लियर। तो ऐसे ही लोगों ने जब और आगे बढ़े तो एक और चीज देखा, वो है सतपुरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। सतपुरा टाइगर रिजर्व क्या होता है, तो माधव जी ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइगर को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना होता है। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उनके सर्वाइवल को इंश्योर करना और टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन करना, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में आता है। तो आपको समझ में आया डिफरेंसेस। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं उसमें एक एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, उनकी पोचिंग किलिंग पे रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन ग्रेजिंग पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, मेडिसिनल प्लांट्स और फायरवुड के कलेक्शन में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वहीं आपने नेशनल पार्क में देखा फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप इन सबको कंजर्व किया जाता है और वहां पे अलाउड नहीं होता है, ये सब ग्रेजिंग वगैरह अलाउड नहीं होती है। क्लियर। फिर टाइगर रिजर्व में हमने देखा कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है, जिसमें टाइगर की पॉपुलेशन और उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है, उनकी सर्वाइवल को इंश्योर किया जाता है, ठीक है। टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, ऑब्वियसली टाइगर अभी भी मिलते हैं यहाँ। टाइगर एक ऐसा स्पीसीज है जो स्लोली डिसअपियर होती जा रही है हमारी फॉरेस्ट है। सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है वो यूनिक फॉरेस्ट है, यूनिक रिजर्व है, जहाँ पे हमको इंक्रीज दिखता है पॉपुलेशन ऑफ टाइगर में, ठीक है। अभी जब टाइगर सेंसस हुआ था उसमें बाद बहुत ज्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश नंबर 1 पे हो गया है अब टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन टाइगर की सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश वाले एरिया में पाई जाती है। एक टाइम था जब एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंगा, ये सब जो थे वो सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे। एनिमल्स के नंबर धीरे धीरे डिमिनिश होते जाते हैं और फिर वो क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाते हैं। ऐसे एनिमल जिसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है वो एक्सटिंक्ट की तरफ जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। बूझो ने रिमाइंड किया कि डायनासोर जो है वो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है लॉन्ग टाइम अगो, मतलब बहुत पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब उसका कोई भी स्पीसीज जो है हमको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर। अब एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब क्या होता है,
जो सर्वाइवल होता है एनिमल्स का वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं तो वो वहां पे रह नहीं पाते, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब प्रोफेसर अहमद ने बोला कि हमको प्लांट्स और एनिमल्स को अगर प्रोटेक्ट करना है तो हमको स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज करने पड़ते हैं नेशनल पार्क्स में। इस वजह से जो इतनी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि ग्रेजिंग हो गया, पोचिंग हो गया, हंटिंग हो गया, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, फायरवुड कलेक्शन हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब कुछ अलाउड नहीं होता है नेशनल पार्क में। वहीं हमने पहले देखा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती हैं उसमें ये सब कुछ अलाउड था, ग्रेजिंग करना और मेडिसिनल प्लांट्स और फायरवुड को कलेक्ट करना। जबकि नेशनल पार्क जो होता है उसको पूरा एकदम नेचुरल हैबिटेट की तरह बनाया जाता है, जहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। इस वजह से वहाँ पे ये ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग ये सब कुछ अलाउड नहीं होती है। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन? नहीं, ये गलत चीज है। स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं उनको ज्यादा डेंजर होता है एक्सटिंक्ट होने का देन दी बिगर एनिमल्स, ठीक है। और एट द टाइम्स वी किल स्नेक्स, हम लोग स्नेक्स को मारते हैं, फ्रॉक्स को मार देते हैं, लिजार्ड्स को मार देते हैं, बैट्स को मार देते हैं, आउल्स को मार देते हैं, रूथलेसली मारते हैं हम लोग। जबकि बड़े एनिमल्स को, लायंस को मार देता है क्या कोई ऐसे ही जाके? नहीं मार सकता है, ठीक है। और इसके वजह, और इन सारे जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारे इकोसिस्टम में, क्योंकि जो स्मॉल साइज के एनिमल्स होते हैं उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फूड चेन का पार्ट होते हैं, वो फूड वेब का पार्ट बनाते हैं, क्लियर। तो इकोसिस्टम जो होता है वो सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है। छोटा बड़ा से मतलब नहीं होता, सबका अपना अपना रोल होता है, सबके अपने अपने रोल होते हैं इकोसिस्टम में। तो अब पूरा इकोसिस्टम किससे बनता है हमारा? प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, इसके साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल और रिवर डेल्टास, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं, क्लियर। आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज? क्या एंडेंजर्ड स्पीसीज के रिकॉर्ड होते हैं? हाँ। रेड डेटा बुक जो होती है वो क्या करती है? सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स का क्या करती है? एनिमल्स का और प्लांट्स का सबका रिकॉर्ड रखती है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो इंडिया के और बाकी सारी कंट्रीज के भी रेड डेटा बुक को, इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स द रेड डेटा बुक फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स उनके रेड डेटा बुक में एंट्री की जाती है। अब माइग्रेशन क्या होता है? जब कोई भी वर्ड्स एक जगह से माइग्रेट होके एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है, जैसे कि मान लो रशिया है, रशिया में बहुत ज्यादा ठंडा वेदर हो जाता है विंटर के टाइम पे, तो वहां पे वो सरवाइव नहीं कर पाती है, तो रशिया की जो वर्ड्स होती है वो ट्रैवल करके इंडिया में आ जाती हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी वर्ड्स बोलते हैं। देखो, अब क्या हुआ, माइग्रेशन के बारे में देखेंगे। जब ये लोग तवा रिजर्वॉयर में बैठे थे, तो तवा रिजर्वॉयर क्या है? रिवर का पानी स्टोर करके बनाया गया है, उसको तवा रिजर्वॉयर बोलते हैं। वहां पे बहुत सारी वर्ड्स देखने को मिली, तो माधव जी ने बताया कि ये सारी माइग्रेटरी वर्ड्स हैं, ये बहुत सारे अलग अलग पार्ट से वर्ल्ड के यहाँ पे फ्लो होकर, फ्लाई होकर आई हैं, मतलब उड़कर इतनी दूर से यहाँ आई हैं, ठीक है। क्यों इतनी दूर से आती हैं? ये पर्टिकुलर टाइम में आती हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है रशिया में, जैसे मैंने बोला विंटर में बहुत हार्श क्लाइमेट हो जाता है, तो बर्ड्स का सर्वाइवल डिफिकल्ट होता है, इस वजह से ये वहां से इंडिया मतलब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाती है जहाँ पे विंटर का वेदर कम होता है, ठीक है। यहाँ आके ये क्या करती है? अपने एग ले करती हैं और अपने नेचुरल, मतलब दे फ्लाई फॉर द लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड, क्योंकि इनके नेचुरल हैबिटेट में वेदर जो होता है वो बहुत हार्श हो गया, इस वजह से यहाँ आके अपने एग्स को ले करती हैं, ठीक है। और इसके लिए ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आती हैं और अनदर लैंड पर पहुंच जाती है, जिसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी वर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स, मतलब अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज द रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर, हम नहीं करते हैं। माधव जी ने बताया, अहमद जी ने बताया कि जो 17 फुल ग्रोन ट्रीज होते हैं, मतलब 17 फुल साइज के जो ट्री होते हैं, वो सिर्फ कितना पेपर बना पाते हैं? 1 टन ऑफ पेपर बना पाते हैं, मतलब 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए हमको 17 पेड़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इस वजह से अहमद जी ने बोला कि आप पेपर को जितना ज्यादा रिसाइकल कर सकते हो, एक पेपर को आप 5 to 7 टाइम रिसाइकल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। अगर हर स्टूडेंट 1 शीट ऑफ पेपर बचाए एक दिन में, तो बहुत सारे ट्रीज को हम बचा सकते हैं, पेपर को रीयूज कर सकते हैं, उसको
रिसाइकल कर सकते हैं। इससे हम ट्रीज को भी बचा सकते हैं और जो एनर्जी और वाटर बर्बाद होता है पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में, उसको भी बचा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी हार्मफुल केमिकल्स को यूज करते हैं हम पेपर मेकिंग में, वो सबको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द डिफॉरेस्टेशन? हाँ बिल्कुल है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उसकी जगह हम रिफॉरेस्टेशन करने लग जाएं तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जितने ट्रीज हम कट कर रहे हैं उतने ही नए प्लांट्स, नए ट्रीज को अगर हम प्लांट कर दे तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, हम जितने ट्रीज को कट करते हैं उसकी जगह हम रिफॉरेस्टेशन कैसे कर सकते हैं? अगर हम उस एरिया को अनडिस्टर्ब छोड़ दे तो वहां उस प्लेस पे नेचुरली जो है वापस से क्या हो जाता है, ट्रीज ग्रो होने लगते हैं। उसको हम नेचुरल रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता। हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस डैमेज कर चुके हैं हमारे फॉरेस्ट को, तो अब हमको क्या करना चाहिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और ये ही एक ऑप्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया है, जिससे इस एक्ट के थ्रू आपको क्या करना है, प्रिजर्वेशन करना है और कंजर्वेशन करना है नेचुरल फॉरेस्ट का, जो मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द नियर द फॉरेस्ट। ठीक है, वो जो आसपास में लोग रहते हैं ना, उनको ज्यादा प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन पे ध्यान देना है नेचुरल फॉरेस्ट के। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी ने पूछा चिल्ड्रन से कि टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। उन्होंने बोला कि हम वापस चलते हैं अब, क्योंकि जंगल में रात को रुकना सेफ नहीं होता है। तो इस वजह से चिल्ड्रन और माधव जी जो थे दोनों, क्या हुआ, उनका काफी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा और आपको भी समझ में आया होगा, ऐसा मैं विश करती हूँ। पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया कि क्या बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल। बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे हम प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स को, मतलब ट्राइबल्स जो रहते हैं उसको भी कंजर्व करते हैं, लार्ज एरिया होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ ट्री। डेजर्टिफिकेशन मतलब सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो चली जाती है, लेस फर्टाइल बचती है, तो उसके वजह से वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इकोसिस्टम मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, किसके साथ, नॉन नॉन अरे वो क्लाइमेट, सॉइल और उसके साथ। ठीक है, फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, जो एंडेंजर्ड हो चुकी है, मतलब जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, पर्टिकुलर एरिया में ही वो स्पीसीज पाई जाती है, तो उसको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब वो अब एनिमल नहीं एग्जिस्ट करता है। फोना मतलब कि एनिमल स्पीसीज। फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीसीज। माइग्रेटरी बर्ड, जो एक एरिया से हार्श, जहाँ हार्श क्लाइमेट है वहां से थोड़ा माइल्ड क्लाइमेट में माइग्रेट होकर आती है, उसको माइग्रेटरी स्पीसीज बोलते हैं। नेशनल पार्क, जहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करते हैं और जहाँ पे ग्रेजिंग और ये मेडिसिनल प्लांट्स इकट्ठा करना ये सब अलाउड नहीं होता है। रेड डेटा बुक, जहाँ पे हम एंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखते हैं। रिफॉरेस्टेशन मतलब वापस से प्लांटेशन करना। सेंचुरी मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अब देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड द बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो उनको एरिया कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के हिसाब से उनको नाम दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी मतलब वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक एरिया। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया नोन एज द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। एंडेमिक मतलब पर्टिकुलर टू दैट एरिया। फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती है जो डेंजर फेस कर रही है एक्सटिंक्शन के लिए। रेड डेटा बुक जिसमें रिकॉर्ड होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज का। फिर माइग्रेशन जो होता है वो फेनोमेना होता है जिसमें मूवमेंट होता है स्पीसीज का अपने हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में। ठीक है, फिर वी शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। रिफॉरेस्टेशन मतलब रीस्टोरिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने प्लांट्स के कंजर्वेशन के बारे में देख लिया। इसके पहले के भी जो 6 चैप्टर है उसकी समरी प्लस क्वेश्चन आंसर सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको एंड स्लाइड्स मिल जाएंगी और इसके अलावा यहाँ पे आई बटन भी मिलता है। उसके अलावा भी आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल पे डायरेक्टली जा सकते हैं, शिवी सिंघल नाम से। वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगा क्लास 8 एनसीईआरटी और उसके अलावा क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की और क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, ये सारी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उसके अलावा जो बच्चे तमिलनाडु की तैयारी कर रहे हैं, वो तमिलनाडु बोल रही हूँ, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको तमिलनाडु क्लास 11th और 12th ये भी आपको समरी इजीली अवेलेबल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।